हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो 2.0 में और मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वीडियो है वैदिक संस्कृत। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उनमें से जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उनसे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सीरीज को हम चला रहे हैं। जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसके अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे उन सभी क्वेश्चनों को करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत जो कि इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हम लेंगे और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में चलिए कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक के हो या एसएससी को हो, रेलवे को हो या एमटीएस के हो या सीजीएल का हो, कोई भी हो, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बीएड हो गया, टेट, सुपर टेट, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अपना टेस्ट का आकलन कीजिए, मुझे कितने बेटर, कितना अच्छे से तैयारी है इसकी। ठीक है, अगर आपकी अच्छे से तैयारी होगी तो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर जो चीज़ें आप लिख देते हो भाई, वो कभी नहीं भूलते हो, कभी नहीं भूलते हो। इसलिए आप लोग कमेंट में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सभी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जीके के, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें आंसर। इसका क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1500 भैया, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 1000 ईसा पूर्व तक। ओके, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वही दूसरा क्वेश्चन है आपके, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, ऑप्शन तो सेम वैसे ही है, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो उत्तर वैदिक काल है वो है भैया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, तो ये क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। ओके, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, तो ये हो गया पूर्व वैदिक संस्कृति का काल। तो याद रखिएगा, ये पूर्व वैदिक संस्कृत का काल हो गया, ये उत्तर वैदिक क्या हो गया? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं या देखना चाहते हैं तो 100% जीएस के, जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इनमें से सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कितना भी पढ़ लें, अगर टेस्ट नहीं लगाएंगे तो मुझे वो याद नहीं रहेगा। तो टेस्ट देना सबसे कंपलसरी है, इसलिए ऑफलाइन संस्था में भी टेस्ट करवाया जाता है। तो भैया टेस्ट देना सबसे ज़रूरी है, तो आप टेस्ट दीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन।
ओके। नेक्स्ट आता है चौथा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कौन? प्रारंभिक आर्य। ओके, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था भैया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, तंबाकू। तो अच्छा था कि उस समय वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, नहीं आज के समय में सारा दिन तंबाकू ही मलते रहते वो लोग, है ना। तो बहुत अच्छा था, जिसकी इस नशीली पदार्थ की खोज ना होती तब भी ठीक था। ओके, अगला देखेंगे 6 नंबर, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थवन। ओके, अर्थवन। तो इनको ये क्या थे, ये ब्राह्मण विरोधी थे और वैदिक काल के जो वेद थे उनका विरोध करते थे। कौन? अथर्वन। ओके, अगला है 7 नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। शुल्ल सूत्र। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ल सूत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताना है 8 का। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद, ऋग्वेद। ओके, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, और ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद। ओके, प्राचीन वेद। 9वां देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था। तो बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वेद पहले, ब्राह्मण फिर दूसरा, फिर आरण्यक तीसरा और उपनिषद चौथा। ठीक है, अगला है वेदों की संख्या कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। ओके, तो याद रखना कि वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 5, कितनी है भैया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, 11 नंबर देखेंगे, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें अर्थवेद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जिसमें अर्थवेद नहीं होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 12 नंबर। 12 नंबर है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। भारत के राज चिन्ह में
प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला है मुंडोपनिषद, दूसरा है कष्ट उपनिषद, सी ऑप्शन है ईश उपनिषद और डी ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। तो सभी को पता होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंडोपनिषद से। ओके, मुंडोपनिषद से, तो याद रखिएगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताना है। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उस समय पशुपालन ज्यादा होता था, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सामवेद। सामवेद में आपको संगीत का वर्णन देखने को मिलेगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है सर्वप्रथम? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामवेद। ओके, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। प्रथम विधि निर्माता कौन है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी की प्रैक्टिस जो है आगे बढ़ा सकें। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार दो बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीमद् भागवत। ओके, श्रीमद् भागवत गीता। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ओके, अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है, भूम है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए कमेंट में। राइट ऑप्शन हो जाएगा गोधन, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 18 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 10वें। किसमें? 10वें में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन जो पढ़ा था, वेदों की संख्या कितनी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 4 वेद हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो इसी तरह पूछा जा रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? करेक्ट ऑप्शन बताइए। 18, 19, 20, 21। सभी लोग बताइएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया प्रकृति का। ओके, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। ओके, नेचर का, न तो पशुपति का, न देवी माता का, त्रिमूर्ति का। हमारा जो पर्यावरण जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमारा जीवन सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, हम लोग उसकी वैदिक धर्म में उनकी पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। ओके, अगला है 21 नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन सभी को पता होगा भैया, इंद्र हैं ये सब इंद्र जानते हो, ये छल करते हैं ज़्यादातर, तो इनको कुछ भी कह सकते हो। तो इनको किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र, ज़्यादातर इंद्र की चर्चा होती है। ओके, अगला है 22 नंबर, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सभी को पता है, ज्यामिति से। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ज्योतिष नहीं लगा के चले आना, ज्योतिष लगाओगे गलत हो जाएगा, गणित लगाओगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लगाना क्या है? ज्यामिति, ज्यामिति। ओके,
तो शुल्क सूत्र किस विषय संबंधित है? ज्यामिति से। अगला है 23 नंबर, अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योम अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। अगला है 24 नंबर, आर्य भारत में बाहर आए और सर्वप्रथम बसे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, बताइए कहाँ से आए भारत में? समातट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पंजाब में। ओके, आर्य जो है भारत में बाहर से आए और पंजाब में जाकर के सर्वप्रथम बस गए। पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वेदों में औ पर से क्यों कहा गया है? वेदों में औ पर से क्यों कहा गया है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। जितने भी वेद हैं इनकी रचना किसने किया है? देवता, भगवान। ओके, 27 नंबर है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उल्लू कड़द या पतंजलि। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उल्लू कड़द। ओके, तो याद रखिएगा। अगला है 28 नंबर, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जैमिनी। कौन है? जैमिनी। ओके, अगला है 29 नंबर, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बादरायण। क्या? बादरायण। ओके, अगला है 30 नंबर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9वां मंडल। कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9वां। ओके, अगला है 31 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ओके, ये बताना है कि जो 10 राज युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परुसुड़ी नदी को। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परुसुड़ी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है 32 नंबर, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/6। ओके, 1/6 थी। अगला है 33 नंबर, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? करेक्ट ऑप्शन क्या बताना है आपको? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्राह्मण युग। तो ए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे 34 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये जो अछूत वाली भावना है ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, धर्मशास्त्र के काल अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ओके, अगला है 35 नंबर, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोव का महत्व इसलिए है कि, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ओके, अगला है 36 नंबर, गायत्री मंत्र देवी सवृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला 37 नंबर है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। अगला देखते हैं 38 नंबर, प्राचीन भारत में निष्ठ किससे जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्ठ किससे जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण,
स्वर्ण आभूषण को हम लोग किस नाम से जानते थे? निक्स के। ओके, अगला है 39 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पतंजलि। ओके, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है 40 नंबर, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जितनी भी पुस्तकें हैं वो कैसी पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दर्शन पर। ओके, ना कि धर्म पर, ना योग पर, ना विधि पर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दर्शन पर। उपनिषद जितने भी पुस्तकें हैं वे दर्शन पर आधारित हैं। ओके, अगला है देखेंगे, इसको मिलान करना है। 41 नंबर जो है मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले, फिर उसको मिलान करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग बताइएगा। जैसे ऋग्वेद किससे संबंधित है? सूची इधर 1 दिया हुआ है, इधर 2 दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऋग्वेद किससे संबंधित है भैया? स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। ओके, अगला यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2, स्रोत एवं कर्मकांड से। ओके, सामवेद किससे संबंधित है? तो भैया इसका हो जाएगा संगीत से, अभी हमने बताया। तो अर्थवेद, वेद तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण। तो अर्थवेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण पाया जाता है। सामवेद संगीत पाया जाता है। ऋग्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड पाया जाता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड पाया जाता है, जबकि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंधु नदी। ओके, आगे देखेंगे, अगला है 43 नंबर भैया। तो याद रखिएगा 43 नंबर है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, काशी के, केकय के, पंचाल के या विदेह के। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केकय के। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केकय के। अगला है 44 नंबर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कठोपनिषद से। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है वैदिक नदी। वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल बोला जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। ओके, जो कि अब तालिबान के कब्जे में आ गया है। अगला है 46 नंबर, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांस, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सांख्य दर्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला या अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे हम लोग 48 नंबर, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। तो बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। ओके, और सामवेद में क्या पाया जाता है? संगीत का वर्णन। अगला देखेंगे 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानीय त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भागवत। ओके, 50 नंबर कह रहा है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत भैया संबंधित है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ओके, याद रखिएगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अर्थवेद में किसका वर्णन है भैया बताइए? अर्थवेद में, सामवेद में तो संगीत का वर्णन है। ठीक है, डी का 4, डी का 4। ओके, 2 में यानी 1 या 2 में कोई ऑप्शन होगा। अब यजुर्वेद में औषधि संबंधित, ऋग्वेद में बलिदान और अर्थवेद में
क्या हो जाएगा, महिमा। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, पहला का तीसरा, अर्थवेद में औषधियों से संबंधित। तो ऋग्वेद में क्या है, दूसरा का क्या हो जाएगा, पहला, ईश्वर की महिमा या ईश्वर की प्रार्थना। ठीक है, अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा या ईश्वर की प्रार्थना से संबंधित है, यजुर्वेद में बलिदान विधि है। ठीक है, और सामवेद में संगीत है। याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 52 नंबर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चिकित्सा से। किससे, चिकित्सा से। ओके, इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे 53 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यजुर्वेद से। किससे, यजुर्वेद से। अगला है 54 नंबर, वैदिक युगीन सभा है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैदिक युगीन सभा है। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ओके, मंत्री परिषद थी। ओके, मंत्री परिषद थी। आगे है 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, करेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा गणतंत्र। कैसी, गणतंत्र प्रणाली थी। अगला है 56 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा की बात करें तो वो है सांख्य। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो किस काल में हुई या किस युग में हुई, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वैदिक युग में। किस युग में हुई, वैदिक। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लुहार। ओके, आगे पढ़ते हम लोग 61 नंबर, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला है 62 नंबर, 62 नंबर आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थवेद। ओके, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, कमेंट में बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। श्रेष्ठ वंश को, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। टोटल ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10। अगला है 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से। जो आर्य थे वो भारत में कब आए थे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य एशिया से। ओके, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। 66 नंबर है, कौन सा वेद अशांतः गद्य रूप में भी रचित है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा वेद अशांतः गद्य रूप में भी रचित है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यजुर्वेद। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 67 नंबर, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। सभा और समित, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थवेद में। किस में मिलता है, अर्थवेद में। अगला है 68 नंबर, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी। सभा, समिति, विदत, परिषद। देखिए इसका 68 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, विदत। ओके, अगला है 69 नंबर, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन कौन है। तो वो है भैया शतपथ ब्राह्मण। कौन है, शतपथ ब्राह्मण। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था को प्रचलन कब आया? उत्तर वैदिक काल में। चलिए 71 नंबर देखते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है, देखिए अनुलोम विवाह के हमने टाइप पढ़ाए आपको, याद रखिएगा, वो लो समझ लो वाले चैनल पर, ठीक है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, कमेंट में लिखना है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ग यानी जो बड़ा आदमी है, वो कास्ट में भी बड़ी है, तो वो अपने छोटे वर्ग से नारी से विवाह करता है, तो उससे क्या बोला जाता है? अनुलोम विलोम, अनुलोम विवाह बोला जाता है। ओके, तो एक विलोम विवाह है जो कि हम आगे बताएंगे अभी। अगला है 72 नंबर, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। देखिए अभी अनुलोम विवाह हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करता है। तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम प्रतिलोम उसी का उल्टा हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जब उच्च वर्ग की नारी यानी उच्च कास्ट की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। अगला है वैदिक युग में यव कहा जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता है किसको? गेहूँ, चावल, जौ, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैदिक युग में यव कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जौ। ओके, जौ को कहा जाता है। अगला है 74 नंबर, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चावल के लिए। 75 नंबर है, अर्थोस का अर्थ है, अर्थों का अर्थ है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पवित्र जादू। ओके, अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे शिक्षा, कल्पसूत्र। 76 नंबर है, सुमेलित कीजिए। ओके, इसको मिलान करना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले को मिलाएंगे हम पहले से, शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड। तीसरा है शब्द उत्पत्ति शास्त्र एवं भाषा, और चौथा है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, बताना है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि। देखिए बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना को वो पतंजलि लगा के चले आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है रचनाकार, कौन है? पाणिनि। ओके, 78 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 79 नंबर, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? फटाफट आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रामायण की। रामायण को किसकी संज्ञा दी जाती है? आदि काव्य की। ओके, याद रखिएगा। अगला है 80 नंबर, प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण है, ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मत्स्य पुराण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। अगला देखते हैं 81 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती को। अगला है 82 नंबर, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कुल कुटुंब। क्या हो जाएगा? कुल कुटुंब। आगे 80 नंबर, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 84 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन, छंदोग्य उपनिषद, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, छंदोग्य उपनिषद। ओके, अगला देखेंगे 86 नंबर, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? ओके, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, ये बताना है आपको। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रजापति को। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रजापति को। अगला अब हम लोग देखेंगे 88 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ओके, तो इधर दिया गया है ऋग्वेद के उल्लिखित नाम और इधर दिया गया आधुनिक नाम, यानी ऋग्वेद में ये नाम दिए गए हैं और वर्तमान समय में हम इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला है परशुड़ी, दूसरा सुताद्र, तीसरा अस्कनी और चौथा है विपाशा। तो अब वर्तमान समय में हम लोग आधुनिक समय में इनको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आइए जानते हैं।
तो 88 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। जैसे ए का पहला परसुड़ी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, बी का दूसरा सतुद्री को सतलुज नदी के नाम से, सी का तीसरा चिनाब नदी के, और डी का चौथा ब्यास नदी से। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 89 नंबर, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा 16, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह या प्रजापत्य विवाह। तो इसको सुमेलित करना। देखिए ब्रह्म विवाह क्या है? जो ब्रह्म विवाह होता है वो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है ना। यानी जो ब्रह्म विवाह होता है उसमें एक ही जात की महिला और एक ही जात के पुरुष रहते हैं, लड़की लड़का मतलब एक ही जात के रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्म विवाह। दैव विवाह किसे बोला जाता है? दैव विवाह में पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना। ओके, तो दैव विवाह जो वर्तमान समय में होता है जिसमें पंडित और लोग कथा कराते हैं और वो एक तरह से पूरा प्रक्रिया करते हैं। अर्थ विवाह का अर्थ होता है, अर्थ विवाह का कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुका कर किया गया विवाह, उसे अर्थ विवाह बोला जाता है। अगला है भैया प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य बिना दहेज का विवाह होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रजापत्य विवाह जिसमें दहेज नहीं लिया जाता। अगला है 91 नंबर। 91 नंबर आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंधर्व विवाह। सुमेलित करना इसमें भी। तो गंधर्व विवाह जो होता है वो क्या होता है? प्रेम विवाह, जिसे लव मैरिज वर्तमान समय में कहते हैं, उसे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। ठीक है, पहले भी ऐसा नहीं कि पहले लव मैरिज नहीं होता था, तो वो गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे क्या बोला जाता है? प्रेम विवाह। ओके, अगला आता है कि असुर विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, उसे असुर विवाह कहते हैं। ओके, और आजकल जो भगा के ले गया गया विवाह उसे भी असुर विवाह कह सकते हैं। अगला है सी राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो होता है वो पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ होता है। ओके, जिसमें मान लीजिए कोई राजा दूसरे राजा को हरा देता है, तब उसके घर में उसके बेटी से शादी कर लेता है, तो वो उसे क्या बोला जाता है? राक्षस विवाह। क्या बोला जाता है? राक्षस विवाह। 50 विवाह किसे कहते हैं? समझ लीजिए 50 विवाह जैसे कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह, यानी सोई हुई कन्या को 50 विवाह, सोई हुई कन्या को गुमराह करके या उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ करके उससे गुमराह करके किया गया विवाह 50 विवाह कहलाता है। तो याद रखिएगा 4 विवाह इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में से इनमें से एक विवाह पूछ लेता है, जो कि इसी तरह 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 92 नंबर। ये 92 नंबर है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मातृ ऋण। ओके, अगला है वैदिक ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए गेरवाड़ी मृद भांड ओसीपी संस्कृत। ओके, अगला है 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी चित्रित धूसर मृद भांड PGW संस्कृत। ओके, नेक्स्ट आता है 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भगवानपुर। ओके, नेक्स्ट आता है 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में पाया जाता है। ओके, अगला है 97, ऋग्वेद में आघन्य यानी वध योग नहीं, ऋग्वेद में आघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये बताना है। तो गाय के लिए। ओके, ऋग्वेद में बताया गया है गाय वध योग नहीं है। ओके, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में एक भी गाय अब कटती नहीं है, सभी गाय को छोड़ दिया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जो है वो मतलब आघन्य उनको काटने योग्य नहीं है। ठीक है,
गाय माता मानी जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला हम लोग देखेंगे 99 नंबर है, ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतु तत्व में गोप कहा गया है? तो इसमें भैया समझ में आ गया होगा आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वरुण। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वे जल और समुद्र का देवता कौन था? इंद्र, सत्य, अश्वन, वरुण, मित्र। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वरुण। तो जल और जल समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? तो डी याद रखना, वरुण को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। आगे है 101 नंबर, 3 क्रमों या पगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सूर्य को उपक्रम कहा गया है। ओके, 102 नंबर है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, इसको मिलाना है, ठीक है। पूषण को क्या कहा जाता है? पूषण को विवाह का देवता कहा जाता है। रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाता है। घोष या घौ को देवों की महान माता कहा जाता है। अदिति को जगत के पिता माना जाता है। ओके, अदिति को जगत के पिता माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 103 नंबर, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज की व्यवस्था से। ओके, आगे हम लोग देखेंगे 104 नंबर, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ये आपको बताना है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विश्वामित्र ने। किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। 105 नंबर है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिस्र से। किससे? सॉरी, डी नहीं, बी, ईरान से। ओके, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ओके, चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ओके, लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला है 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ अर्थों के संबंध में बहती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कुंभा क्रमु। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं 108 नंबर, धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इस पर विचार करना है, सोच करके अपने आप को सही आंसर देना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ओके, 1 और 2 दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। दूसरा है कि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उनमें निर्धारित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संकलित या संचालित करता था। ओके, अगला है 109 नंबर, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, बी जी तिलक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी जी तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ओके, इसको फिर उसी तरह मिलान करना है जैसे इसके पहले हमने 2-3 क्वेश्चन देखे थे ऐसे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें मिलान करिए तब आपको पता चलेगा करेक्ट ऑप्शन। तो कुंभा को काबुल बोला जाता है। ओके, पहले कुंभा बोला जाता था, अब काबुल बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काबुल। ओके, दूसरा है परसुड़ी, यानी बी ऑप्शन आपका है परसुड़ी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका रावी। परसुड़ी रावी नदी को बोला जाता है, ठीक है। सदा नीरा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? सदा नीरा और सुताद्र, ठीक है, 2 बचे हुए। समुद्र किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है सतलुज को बोला जाता है। सदा नीरा बोला जाता है गंडक को।
ओके, तो इस तरह से बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 111 नंबर है भैया, ऋग्वेद में सूक्त कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, याद रखिएगा। है 112 नंबर, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ओके, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट आता है 113 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्युत माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन सा? ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगढ़। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगढ़। ओके, 115 नंबर है, ऋग्वेद के 10 मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य सूक्त। क्या हो जाएगा? सूर्य सूक्त। अगला है 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, टोटल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, महाभारत। तो याद रखिएगा शास्त्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने हैं, लगभग 116 क्वेश्चन बने हैं। ओके, जो आपका टॉपिक है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से टोटल 116 क्वेश्चन बने हैं। अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। टोटल 116 जो क्वेश्चन हमने कराए उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए आप पूरा 2-3 बार इसको रिवीजन कर लें, है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी टॉपिक वाइज हम इसलिए करा रहे हैं कि कोई भी टॉपिक से आपको कितना तैयार है। अगर आपको लगता है कि वैदिक संस्कृत मुझे पूरा तैयार है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक पूरा तैयार है, तो एक बार ये टेस्ट आप लोग जरूर लगा लीजिए। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब डेली वीडियो आपको मिलते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।